नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते और सलाम। जे बॉस न्यूज़ एंड एनालिसिस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच में एक ब्रेक के बाद कुछ अन्य कार्यों में बिजी था, तो आज फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। और फिलहाल मैं आज की जो सामयिक बात है, कंटेम्प्रेरी जो राजनीति हमारे देश की है, उस पर लेके चल रहा हूँ। हमारे देश की राजनीति फिलहाल हम ये कहें कि जो विदेश में जो हमारे प्रति जो भावना है, जो वहाँ के लोग जिस तरह से बयान जारी करते हैं, देश के बाहर के लोग, उसको देश के अंदर में जो सत्ता में नहीं हैं या जो सत्ता में आना चाहते हैं, वो उनको एज इट इज यहाँ पर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो देश हमारा इमीडिएट पड़ोसी हो या सात समंदर पार का अमेरिका हो, हमें लगता है कि हमारी देश की बाउंड्री के बाहर से जो भी बातें आ रही हैं, जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं, जिस तरह के वो आरोप या लांछन हम पर लगा रहे हैं, वो सर्टिफाइड हैं। अभी आपको मैं बताऊं, हमारे देश में 4 ऐसी ऑडिट कंपनियां हैं जो कि अमेरिका यानी कि यूएस बेस्ड हैं, और हमारे देश में उनकी ही ऑडिट को फाइनल माना जाता है। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर कुछ हम लोगों का ध्यान आकर्षित भी किया, जब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात की, स्वदेशी की बात की, देश में ही हर चीज़ होना चाहिए, पैदा होना चाहिए, इस बात की उन्होंने को आगे बढ़ाया। तो उसी में उन्होंने ये भी कहा कि जो ये ऑडिट कंपनीज हैं, ये भी हमारी भारतीय होनी चाहिए, ताकि हमारे भारतीय परिवेश में, भारतीय वातावरण में वो हमें ऑडिट कर सकें, हमें बता सकें कि गलत सही क्या है। लेकिन हमारे देश की जो राजनीति है, अभी उसमें ये सर्टिफिकेशन विदेशी ही चल रहा है। हमारे देश का कोई भी अच्छे से अच्छा इंसान, बेहतर से बेहतर पद में पहुंचा हुआ इंसान अगर कुछ चीज़ कहता है तो उसको माना नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि देश के सर्वोच्च पदों में बैठे हुए जो हमारे व्यक्ति हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, हम कहें कि हम उनकी राजनीतिक विचारधारा से मेल नहीं खाता है या हम उनसे सहमत नहीं हैं, लेकिन उनकी बातों को, उनमें विश्वास या उनकी बातों में रिलाई करना, ये हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि विदेश का कोई भी ऐसा लफंगा, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ करके अपने परिवार को आगे बढ़ाने में तुला हुआ है, या वो जेल जा चुका है, या उल्टी सीधी राजनीति करके या किसी के तेल मालिश करके, यानी कि उनके साथ में लग करके उस पद पर पहुंचा हो, न भी पहुंचा हो, और वो केवल एक अपना ऑरा बनाया हुआ हो, वो अगर कोई चीज़ आरोप लगा रहा है भारत के ऊपर, तो हमारे भारत के जो राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति हैं, विशेषकर विपक्षी दल, वो उसको बरबटम वैसे ही भारत पर आरोप लगाने लगते हैं, बिना किसी उसको फिल्टर किए हुए, यानी कि अपना होमवर्क भी नहीं करते हैं उसमें कि जो व्यक्ति जो विदेशी है, जिसका भारतीय मूल से कोई मतलब नहीं है, जो भारत की परिस्थितियों को नहीं जानता है, जो भारत की डेमोक्रेसी को नहीं जानता है, जो भारत के समाज को नहीं जानता है, जो भारत की संस्कृति से कोई मतलब नहीं रखता है, जो 10, 20, 50 साल भारत में न रहा हो, ऐसे व्यक्ति पर भी हम विश्वास करते हैं, जो देश के राजनीतिज्ञ हैं और आने वाले समय में भारत की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे लफंगों और ऐसे जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के आरोपों को सच मान करके यहाँ समाज में, सोशल मीडिया में एक हलचल पैदा करना चाहते हैं। हमारे सत्ता संस्थानों के प्रति, जो हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके प्रति अविश्वास पैदा करना चाह रहे हैं। बहुत लेटेस्ट उदाहरण मैं बता दूं, आप तो जानते हैं यूएस के प्रेसिडेंट
डोनाल्ड ट्रंप। लगभग साल भर पहले उनका चुनाव हुआ था और इधर ही 2025 में 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ग्रहण किया और अभी उनको ये समझिए कि 10 महीने हो रहे हैं। वो व्यक्ति पिछले 3-4 महीने से किस तरह से रोज़ बयान अपने बदल रहा है, क्या कह रहा है, क्या करना चाहता है, ये सब पूरी दुनिया जान चुकी है। अगर दुनिया न जानती तो जो व्यक्ति नोबेल पीस प्राइज़ के लिए इतना एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है, उस व्यक्ति को क्या नॉर्वे, डेनमार्क और यहाँ के लोग क्या उसको अस्वीकार कर देते? हाँ, वही एक ही चमड़ी के लोग हैं, उस चमड़ी के लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के लोग उस व्यक्ति की बात पर भरोसा करके अपने सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इन विदेशी मामलात पर बोलना, यानी कि जो फॉरेन अफेयर्स हैं उन पर बोलना सामान्य परिस्थितियों में भी उचित नहीं होता है, क्योंकि सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे वहाँ पर शीर्ष स्तर पर जो राजनीतिक नेतृत्व है, वो इन सब बातों को ध्यान रखता है। 2 कदम आगे 1 कदम पीछे का मान करके वो चलता है। लेकिन अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष जो बार बार एलओपी कहना पसंद करते हैं, एलओपी मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट भी क्या, लोकसभा, एलओपी हो गए वो क्योंकि पंजाब जाते हैं तो कहते हैं बॉर्डर में पहुंचना है, मैं एलओपी हूं, मुझे एलओपी को क्यों कैसे रोक सकते हो? भाई एलओपी हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे बॉर्डर में जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं उनकी नीति और उनके नियमों और उनके जो सुरक्षा का ढांचा उन्होंने बना रखा है उसको तोड़ डालोगे। बहरहाल लेटेस्ट बात पर आते हैं। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल ही बिल्कुल ताज़ा बयान दिया है, वो भी अधकचरा बयान है। अगर उसको पूरा पढ़ा जाए, पूरा सुना जाए तो खुद समझ में आ जाएगा कि ट्रंप क्या कहना चाह रहे हैं और किस तरह से एक सीधी रेखा को जलेबी बना के घुमा रहे हैं। वो जलेबी ये है कि पहले तो कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ है। उन्होंने वादा किया है कि वो जो है रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा होगा रूसी तेल को लेकर के उन्होंने बड़ा बखेड़ा कर रखा है। भारत के जो यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी कि अमेरिका में जो भारतीय सामग्री का आयात होता है, इंपोर्ट होता है, उस पर उन्होंने अपने देश में टैरिफ लगा रखा है। टैरिफ यानी कि एक एडिशनल शुल्क, एडिशनल टैक्स, और जिसको भारत को नहीं पे करना है, जिसको अमेरिकी जनता पे करती है, यानी कि जो खरीदता है वहाँ पर उसको ही पे करना है। राहुल बाबू बहुत ही तुच्छी टाइप की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी डर गए। कहा भाई मोदी जी तुरंत लाठी निकाल करके बाहर निकल आए, अपने आवास से बाहर आ करके व्हाइट हाउस के बाहर पहुँचे, कहें कि आओ ट्रंप बाहर निकलो और 2-2 हाथ कर लिया जाए। क्या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति डिप्लोमेसी में ये संभव है? अरे कोई आदमी कुछ बोल रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, पहले आप अपने देश में पूछ लो ना। आप तो एलओपी हो, आप तो अपने ऑफिस में जाओ, वहाँ से एक चिट्ठी लिख दो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, यानी कि विदेश मंत्रालय को आप एक पत्र लिख दीजिए, महोदय ऐसे ऐसे ट्रंप साहब बोल रहे हैं, क्या हम रूस से तेल खरीदना बंद कर रहे हैं? आपकी बात क्लियर हो जाएगी। रही बात दूसरी, वो ये कि चीज़ों का आयात करना, निर्यात करना, उसके लिए हमारे देश में व्यवस्था है। कांग्रेस यानी कि जो यूपीए की सरकार थी उस समय भी खरीद करती थी, तो उसमें भी कुछ नियम कानून का पालन होता था। ऐसे ही एनडीए की ये सरकार है तो इनकी भी खरीद फरोख्त में नियम कानून है, एक मंत्रालय बना हुआ है, विभागीय अधिकारी हैं, स्टडी करते हैं, और कोई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं कि भारत के लिए आयात करना कि चुपचाप रात के अंधेरे में गए और जेब में डाला चले आए, ऐसा तो संभव है नहीं। और रही बात तेल के खरीद की, भारत 2019 तक रूस से केवल 2% तेल खरीदता था। उसके बाद ये कोरोना पीरियड आया, ये सब चीज़ें हुई और उसी में यूक्रेन और रशिया युद्ध हो गया। नाटो ने जो है उसको
यूक्रेन को पीछे से पंप किया। तो इन सब हालात में आते आते रूस के तरफ से हमारी ओर जो इंपोर्ट होता है तेल का वो बढ़ गया, बढ़ करके 35-37%, 40% तक पहुंच गया। और रूस अन्य देशों के मुकाबले हमें सस्ता तेल दे रहा है। हमें और क्या चाहिए? हम दोस्ती के नाम पर $100 पर बैरल के हिसाब से तेल खरीदें या 60 से और या उससे भी कम में हम तेल रूस से खरीदें? कौन से फायदे की चीज़ है? केवल विरोध करना है इसलिए हमें रोज ट्वीट कर देना है या सोशल मीडिया में आ जाना है या प्रेस के बीच आना है, इस तरह से राजनीति नहीं चलती भैया। आप अभी हाल में एक हरियाणा में जो IPS ऑफिसर ने जो आत्महत्या की है, पहुंच गए। उसकी आत्महत्या के बाद जब आप पहुंचे हो, आपने तरह तरह के आरोप लगा दिए। आपने कहा कि दलितों पर बड़ा यहाँ पर वो हो रहा है, उनका दलन हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि दूसरे ही दिन जब आप हरियाणा की यात्रा करके आए हैं, उसके अगले दिन ASI जो इस अधिकारी जो IG जिसने आत्महत्या की है, ये उसके साथ पिछले 15 साल से था। उसने सुसाइड नोट लिखा और एक 6 मिनट का वीडियो बनाया जिसमें लिखा कि ये व्यक्ति जिसने सुसाइड किया है ये IG, ये बहुत ही भ्रष्ट था और इसकी वजह से मैं भी अब अपनी आहुति दे रहा हूं। सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए, इस पूरे मामले की CBI जांच होनी चाहिए। तो ऐसे अधकचरे मामलों पर आप पहुंच रहे हो तो आपकी खुद की छवि अधकचरी हो जाएगी राहुल जी। तो इसी तरह से अन्य, अगर हम देश के अन्य नेताओं की बात करें तो वो राष्ट्रीय स्तर के किसी मुद्दे को न तो समझ रहे हैं और न ही उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर समझ भी रहे हो तो वो अपनी क्षेत्रीयता से या रीजनल अपनी पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और जो एकमात्र कांग्रेस पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी का लीडर राहुल गांधी के रूप में कांग्रेस के अन्य जो बड़े लीडर्स हैं उनको या तो बोलने नहीं दिया जा रहा है या उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है या उनको स्पष्ट कह दिया गया है कि तुम्हें नहीं बोलना है, जो भी बोलेंगे हम बोलेंगे। और नतीजा ये है कि कांग्रेस जैसी पार्टी में जो कई सालों से देश में राज करती रही है, यानी कि बातें तो आपको क्लियर आ रही, आपके शासनकाल में किस तरह से देश चल रहा था, किस तरह से आगे बढ़ने से देश को रोका जा रहा था, किस तरह से रिस्क लेने की क्षमता आपकी खत्म हो चुकी थी। अभी भी समय है, अगर कुछ समय आप मौन धारण कर लेंगे तो आपकी पार्टी को निश्चित रूप से फायदा होगा। आप जो ये प्रतिदिन सोशल मीडिया में रहने के लिए, आगे रहने के लिए सवाल उठाते हैं, तो जो ये सवाल उठाते हैं उसका निश्चित ही आपको नुकसान हो रहा है। या तो सवाल उठाइए तो ऐसे सटीक मुद्दे उठाइए कि पब्लिक भी कहे कि वाह, हमारे विपक्ष के नेता ने इतना बढ़िया सवाल उठाया है, सरकार की बोलती बंद हो गई है। तो यही बातें हैं। तो कुल मिलाकर के ये है, जनजी के भरोसे और फला इस तरह से आप तरह तरह के जो आरोप लग रहे हैं, इसके बजाय आप अपना अलग से फॉर्मूला तैयार करें। हो सकता है उसे 5 साल लगे, 7 साल लगे, पिछले 15 साल से तो आप कर ही रहे हो फार्मूला तैयार करने के लिए। 14 में वो फार्मूला आपका फेल हो गया, 19 में फेल हो गया, 24 में फेल हो गया। अब कोई ढंग से बैठ करके एक फार्मूला तैयार करो और जिसे 2029 में आप लागू करो। फिलहाल भारतीय राजनीति की जो ये परिस्थितियां हैं, इनको लेकर के मैंने जो विश्लेषण किया है, संभवतः आपको पसंद भी आया होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। और जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जे बॉस न्यूज एंड एनालिसिस यानी कि जे बॉस रिटेल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं कोशिश करूंगा कि नियमित रूप से आप लोगों के बीच में आया करूं और कुछ न कुछ विश्लेषण दूं। तो और एक आध दिन में मैं नेपाल की परिस्थितियों पर भी आप लोगों के बीच में आऊँगा। जनजी यानी कि जिसको हम लोग नए अपनी पीढ़ी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ नेपाल का जनजी क्या कर रहा है, इस पर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, वहाँ कुछ लोगों से बातचीत करके। और अन्य भी मुद्दे हैं हमारे मिडिल ईस्ट यानी कि हमारे खाड़ी के देशों के जो काफ़ी मुद्दे हैं। हमारे देश में ही बिहार में चुनाव हो रहा है,
चुनाव आयोग बंगाल में भी SIR करने जा रहा है और धीरे धीरे ये अगले 2-3 साल में पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। ये होना भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश में हमारे ही नागरिक मतदान करें, ये सबसे बड़ी चुनौती है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।